नमस्कार, देवभूमि लाइव में मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर नैनीताल में सांसद अजय भट्ट के घर पर खुशी की लहर है। अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें उनका फल मिला है। अजय भट्ट के सामने विकास की कड़ी चुनौती होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर मोदी कैबिनेट में अजय भट्ट को जगह मिली है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उनको उनके इंतजार का फल मिला। अजय भट्ट के सामने विकास को लेकर बड़ी चुनौती होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है और इसी को लेकर उनके घर में खुशी की भी लहर है। बता दें, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें उनका फल मिला है और अजय भट्ट के सामने लेकिन अब विकास की बड़ी और कड़ी चुनौती है। तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर में खुशी की लहर है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है। 2 साल के करीब लंबे इंतजार के बाद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन उनके सामने विकास की कड़ी चुनौती है। कैसे इस चुनौती से वो लड़ेंगे और उभर कर बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अजय भट्ट के सामने अब विकास की कड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि कल अजय भट्ट ने मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और अजय भट्ट को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जगह मिली है। तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर पर इसको लेकर खुशी की भी लहर है। अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, तो 2 साल के लंबे इंतजार का फल उन्हें मिला है और अजय भट्ट के सामने लेकिन फिलहाल विकास की कड़ी चुनौती है। सांसद अजय भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास से आप आ रहे हैं। सुबह प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई है और जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आपका नाम शामिल हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी आगे की पूरी राजनीति की पारी? देखिए, जब कोई सूचना ठीक से आ जाए, ओत हो जाए, तभी कुछ कह पाऊँगा मैं आपको। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को फील्ड में लगाइए, कार्यकर्ता को कहीं आप सरहद पर लगाइए, सीमाओं पर लगाइए। कार्यकर्ता की तरह हम काम करते हैं, चाहे कोई मंत्री बने, चाहे कोई संगठन में दायित्व हो या कार्यकर्ता सामान्य हो। तो उसी से जिससे जो दायित्व हमको मिलता है उस दायित्व के प्रति हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें और उसको निष्ठा से निभा सकें, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर एक जज्बा होता है। जो भी कभी दायित्व मिलेगा भविष्य में या आज पता लगेगा कोई दायित्व मिलेगा, तो वो उसके आधार पर ही काम हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। जी, किस तरीके से देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल के अंदर उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने वाला है? कहीं ना कहीं निशंक जी भी पहले मंत्रिमंडल में थे। सूचना आ रही है कि उनका इस्तीफा मांग लिया गया है, शायद उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आप अब मंत्रिमंडल में शामिल होने लगभग तय माना जा रहा है। किस तरीके से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पूरे कैबिनेट के अंदर आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी प्रतिनिधित्व उत्तराखंड का मिलेगा, चाहे हमको मिले चाहे किसी और को मिले, कोई भी हमारे साथियों को मिले, वो सब सरकार के जो मूल लक्ष्य हैं, गोल हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उसी के अंदर वो कार्य करने के लिए रहते हैं। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, ऐसे में उनके सामने चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए क्या होगी? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड पर केंद्रीय जो बड़े नेता हैं वो भरोसा कर रहे हैं और देखा गया है कि जिस तरीके से इससे पहले कैबिनेट का दर्जा रमेश पोखरियाल निशंक को मिला था और अब जिस तरीके से अजय भट्ट पर भरोसा किया गया है, तो कहा जा सकता है कि मिलाकर जो चीजें हैं वो काफी बेहतर हो सकती है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अब अजय भट्ट को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो कहा जा सकता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है
उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं फिर बढ़त मिलने की आसार है, क्योंकि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अजय भट्ट ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था बतौर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अजय भट्ट की एक बड़ी भूमिका थी। उस समय वो सरकार तो कांग्रेस की थी और वो चुनाव विधानसभा का लड़वा रहे थे तमाम, यानी कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव है वो अजय भट्ट लड़वा रहे थे। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी कई बड़े पदों पर उत्तराखंड में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो जो उन्होंने पहला चुनाव अपना लड़ा था 1996 में लड़ा था, और रानीखेत की जो सीट है वहां से वो जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं अगर बात की जाए जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और एक अलग राज्य उत्तराखंड बना था, उसके बाद अजय भट्ट को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और वो मंत्री बने थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 2012 से लेके 2017 तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और साथ ही 2015 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का बनाया गया है, जिसके बाद से ही वो लगातार पार्टी के लिए बेहद अच्छे तरीके से काम करते रहे, जनप्रिय नेता है। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो बेहद बड़े अंकों से उन्होंने जीत उसमें हासिल की थी, और जिस नेता को उन्होंने हराया था वो उत्तराखंड में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उन्होंने लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था, यानी कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी जीत थी लोकसभा की वो अजय भट्ट ने दर्ज की थी। तो कहा जा सकता है कि बड़ी भूमिका मिली है और इसके साथ ही बड़ी भूमिका के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी अजय भट्ट को मिली है। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए क्योंकि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पद उन्हें मिला, इसके साथ ही उत्तराखंड के एक बहुत बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं अजय भट्ट। ऐसे में उनके ऊपर एक डबल जिम्मेदारी है, केंद्र के साथ साथ राज्य की भी जिम्मेदारी, क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी बहुत ही कम समय बाकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है बेहद नजदीक है। ऐसे में जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है अजय भट्ट के लिए। एक तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए तैयार करना, यानी कि जो विधायक है उनको जिताकर फिर से विधानसभा पहुंचाना, और दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की जो उनको दी जानी है, यानी कि कहा जा सकता है कि दोहरी जिम्मेदारी अब अजय भट्ट को निभानी होगी। प्रदेश को भी जीत दिलानी होगी, साथ ही केंद्र में रहते हुए देश के लिए भी बेहतर काम करके दिखाना होगा। जी बिल्कुल सुभाष, कहा ये भी जा रहा है विकास को लेकर उनके सामने एक बड़ी कड़ी चुनौती है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, चुनौतियां तो सभी नेताओं के पास होती हैं, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक की बात कर लीजिए, उनके पास भी कड़ी चुनौतियां थी। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया गया, उनके पास भी चुनौतियां, और क्योंकि अजय भट्ट एक पुराने नेता हैं और काफी मजे हुए नेताओं में से अजय भट्ट को माना जाता है, तो कहा जा सकता है चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों से पार करना तो बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास दोहरी चुनौतियां, तो देखना होगा 2022 में उनके कैबिनेट में जगह मिलने से कितना फायदा उत्तराखंड के भाजपा सरकार को हो पाता है। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि अजय भट्ट एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में, ऐसे में उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी भी बनती है और चुनाव में भी बेहद कम समय बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल अगर उनके कार्यकाल को लेकर बात की जाए तो आने वाले कार्यकाल का उनको कैसे देखा जाए उनके? जी बिल्कुल, केंद्र में जिम्मेदारी मिल रही है तो कहा जा सकता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2022 का चुनाव नजदीक है, और क्योंकि वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से वो लोकसभा के सांसद चुन के गए, तो काफी ये कहा जा सकता है काफी लंबा एरिया उनके पास है, काफी लंबा क्षेत्र उनके पास है, और अब वो केंद्र में मंत्री भी है। तो कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उत्तराखंड में वो आएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है उनको लेकर वो जनता के बीच भी जाएंगे, और कहा जा सकता है कि 2022 चुनाव में एक बड़ी बहुमत के साथ फिर से भाजपा सरकार बनाए, इसके साथ वो लगातार प्रयास करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार आपके पास लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे जहां पर बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें बोर्ड के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा पास, 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े जाएंगे। आपको बता दें मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी जोड़े जाएंगे अंक। 31 जुलाई को की जाएगी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा। बड़ी जानकारी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, अहम जानकारी बोर्ड परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बोर्ड के सभी छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। आपको बता दें 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े को पास किया जाएगा।
मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट की भी अंक जोड़े जाएंगे और इसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। 31 जुलाई को बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बोर्ड परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के सभी जोड़े जाएंगे अंक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, देखिए क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ये अहम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर सभी बच्चों को पास नहीं किया जाएगा, ऐसा क्यों, क्या जरा समझाएं विस्तार से। सुभाष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी जानकारी है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, 31 जुलाई को बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बोर्ड के सभी छात्रों को पास नहीं किया जाएगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी, 10वीं से 30% और 11वीं से 30% छात्रों को पास किया जाएगा। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं से 30% और 11वीं से 30% अंक जोड़े जाएंगे। अहम जानकारी, मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी अंक जोड़े जाएंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 31 जुलाई की जाएगी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा। 31 जुलाई को बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बोर्ड के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा पास। 10वीं से 30% और 11वीं से 30% अंक को जोड़े जाएंगे और इसके साथ ही मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी अंकों को जोड़ा जाएगा और इसके बाद ही रिजल्ट घोषित की जाएगी। आपको बता दें करीब 31 जुलाई को बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बोर्ड के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा पास, मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी बनाए जाएंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सभी छात्रों को पास नहीं करने की बात कही जा रही है, जरा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में सभी छात्रों को पास करने की बात शुरुआत में कही गई थी, लेकिन उसके बाद अब ये एक बार फिर कहा जा रहा है कि सभी जो विद्यार्थी हैं उन्हें पास नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पास किया जाएगा जिनके बोर्ड परीक्षाओं से या खासकर प्रैक्टिकल में अच्छे अंक थे। और कुल मिला के एक बात ये भी कही जा रही है कि 30% छात्रों को ही पास किया जाएगा 10वीं कक्षा के, और 11वीं के जो रिजल्ट है उसके आधार पर अन्य बच्चों को भी प्रमोट किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, जो बात कही जा रही थी कि कोरोना के चलते तमाम जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड के जो छात्र हैं सभी को पास कर दिया जाएगा और प्रमोट करके उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को पास नहीं किया जाएगा, बल्कि 30% जो छात्र हैं उनको ही पास किया जाएगा जिनके प्रदर्शन बेहद अच्छे थे। जी बिल्कुल सुभाष, अगर बाकी बच्चों की बात की जाए तो आप जैसे कि बता रहे कि केवल 30% बच्चों को पास किया जाएगा, बाकी के 70% जो बच्चे हैं उनका कैसे आंकलन किया जाएगा रिजल्ट का? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उनकी जो सेमेस्टर वाइज, यानी कि कहा जा सकता है कि जो उन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं या फिर प्रैक्टिकल दिए हैं, उनके आधार पर तमाम बच्चों का रिजल्ट तय किया जाएगा और उसके बाद ही उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज सरकार के जरिए और जो शिक्षा विभाग है उसके जरिए ये भी कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनसे एग्जाम भी लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी थे होनहार जो चाहते थे कि उनका रिजल्ट बेहद अच्छा हो, वो टॉप करे उत्तराखंड में। तो उन बच्चों के साथ साथ जो अन्य बच्चे थे सभी को पास करने की बात सरकार द्वारा कही गई थी, लेकिन अब टॉप करना चाहते हैं और बेहतर कॉलेजेस में एडमिशन के चलते उन्होंने ये सब फैसला लिया था। तो सरकार चाहती थी कि उनके भी एग्जाम कराया जाए। तो कहा जा सकता है कि जो अन्य बच्चे हैं इन सभी के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी और उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम जो चीजें हैं उस पर सोच विचार किया जा रहा है और उसके बाद जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी, वो साफ कर दी जाएंगी कि आखिरकार बच्चों का रिजल्ट किस तरीके से पूरा किया जाए। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए ये जो आंकलन किया जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 10वीं से 30% जो अंक है उसको भी जोड़ा जाएगा, 11वीं से 30% अंक को जोड़ा जाएगा और उसके बाद 12th का परिणाम सामने आएगा। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, तो मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के अंक को भी जोड़ा जाएगा और 31 जुलाई को बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।
राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल दी है। अगले 24 घंटे के दौरान 5 राज्यों में बारिश हो सकती है। देहरादून, मसूरी समेत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की मौसम को लेकर। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश के आसार हैं। अहम जानकारी, देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश के आसार है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार बारिश होने की संभावना है और मौसम ने उत्तराखंड में फिर एक बार करवट बदल दी है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो अहम जानकारी, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी ये अहम जानकारी अपडेट, जहां पर राज्य में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल मौसम की बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम की क्या कुछ अपडेट है? हो सकती है और येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया। हालांकि उसको देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और आपदा विभाग की जो टीम है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। यानी कि कहा जा सकता है तैयारियां की जा चुकी हैं आपदा से निपटने के लिए। और कुल मिला के क्योंकि बरसात के लिए अलर्ट दिया जाता है, तो ये आपदा विभाग की टीम है वो अलर्ट पे रहती है कि यदि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जब भूस्खलन या बरसात से जल स्तर बढ़ता है, या फिर कहा जा सकता है कि जो रोड जाम होती, तो उन्हें तुरंत तत्काल खोला जाए, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि मौसम जरूर बदलने की बात मौसम विभाग ने कहा है। लेकिन अभी राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में धूप खुली हुई है और कुल मिलाकर जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बरसात के अंदेशा जरूर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि राजधानी देहरादून और जो मैदानी क्षेत्र में है उनमें कब तक बरसात होती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कहा जा सकता है कि बादल छाए हुए और कुछ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये लेकिन अभी तक जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट, वो अभी कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा और ऐसी स्थिति अभी बनती हुई नजर प्रदेश में नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन बीते दिनों हमने कई ऐसे तस्वीरें देखी जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां पर प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। तो ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर होता है और जेसीबी मशीन लगातार सभी तमाम जिले जो भी हैं सभी जिलों में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही आपदा विभाग ने इस बार बेहतर काम ये किया है कि एक कुमाऊं मंडल में और एक गढ़वाल मंडल में एक एक हेलीकॉप्टर रखा है। यानी कि आपदा जैसी स्थिति में यदि कभी भी एयरलिफ्ट की जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो ऐसे स्थान है जहां सड़क बंद हो चुकी है, भूस्खलन के चलते कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, उन स्थानों पर जाके राहत सामग्री दी जा सके और जो बचाव कार्य हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए की जा सके। तो कहा जा सकता है तैयारियां जरूर प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। बिल्कुल सुभाष, क्या जो नदी के आसपास बसे लोग हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि बिल्कुल, बरसात से पहले ही नदी के आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें खाली करा दिया जाता है और पूरे बरसात भर वो स्थानों को खाली करके रखा जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात शुरू होते ही जो नदियों का जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे में प्रशासन के पास चुनौतियां हो जाती हैं उन लोगों को हटाने की। तो यही वजह है कि बरसात से पहले ही ऐसे स्थानों को खाली कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।